तो स्वागत है नया अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं, संविधान की तीसरा चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, इसको उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रस्तावना भी नाम दिया गया है। और इसका देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को। उसी के बेस पे वही आगे चल के जब संविधान का गठन होने लगा तो वही टर्म लिया गया जिसका नाम है उद्देशिका। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, इसीलिए उद्देशिका और प्रस्तावना नाम लिया गया। इसको उद्देशिका के नाम से भी और प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है। तो इसको देखते हुए अब क्या है कि इसको किस किस और नाम से किसने क्या क्या किया, तो बताइए। परिचय, इसको संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है इंट्रोडक्शन यानी परिचय, परिचय पत्र। परिचय पत्र के नाम जाना जाता है। इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की आत्मा। और संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, आप जैसा कि देखते होंगे कुंजी किसको कहा जाता है, जो शॉर्ट नोट्स बनता है। कोई भी आप बुक का देखते हैं, की जो होता है उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस होता है, शॉर्ट में किया हुआ रहता है। तो प्रस्तावना एक ऐसा चीज़ है संविधान का जो हमें पूरे संविधान को एलोबरेट करता है, एक छोटा सा चीज़ों में, छोटा सा एक पेज में पूरे कंसाइज करके हमको मैसेज देता है कि प्रस्तावना है क्या। तो आप देखेंगे कि जैसे एनसीईआरटी बुक है तो आप फ्रंट वाले बुक के जस्ट पीछे आप देखेंगे सारे बुक्स में ये प्रस्तावना लिखा हुआ रहता है। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को ध्यान नहीं होता है कि प्रस्तावना है क्या, प्रियम्बल किसको कहते हैं। हर बच्चे को जानना चाहिए, उसको प्रेयर कराना चाहिए या फिर स्कूल में बच्चों को याद करवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे संविधान के प्रति जागरूक बनाता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इस नाम से जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि उद्देशिका किस नाम से जाना जाता है, परिचय पत्र, संविधान की आत्मा और पूंजी, ये कहा जाता है। ठीक है, तो इसी में जैसे हम बात करते हैं पूरा अगर प्रस्तावना की, तो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाता है। लेकिन मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि यहीं से अब जस्ट क्या होता है, क्वेश्चन बनना शुरू होता है। ठीक है, तो प्रियम्बल हर आदमी को याद करना चाहिए और पढ़ना चाहिए कम से कम एटलीस्ट। तो इसमें क्या होता है कि हम भारत के लोग मतलब पूरे इंडिया के लोग हो गए, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न। अब देखिए संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, संप्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसका मतलब हो गया सोवेरेन, यानी इंडिया क्या है, एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभुत्व देश है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश का कोई भी बाहरी दबाव को देखते हुए हम अपना डिसीजन हम दूसरे के थ्रू नहीं ले सकते। यानी हमारा खुद का एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो हम किसी के दबाव में न आते हुए खुद से हम अपना डिसीजन लेते हैं। और कोई भी हमारा जो इंटरनल मामला हो तो उसमें कोई भी देश इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि आज़ादी से पहले तक हमारा देश एक सोवरेन कंट्री नहीं था। लेकिन आज के डेट में हमारा सोवरेन कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसमें क्या होगा कि हम बाहरी किसी भी चीज़ को दबाव में आकर के हम डिसीजन नहीं लेते, मेरा खुद का डिसीजन होगा, इंडिया का डिसीजन होगा, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होता है। इसका मतलब यही होता है, हम भारत के लोग, हम भारतीय लोग हो गए। भारत को ये क्या कर रहा है, एक संप्रभुत्व बना रहा है, यानी सोवरेन कंट्री बना रहा है ताकि हम लोग क्या करें, इंडिपेंडेंट है, हमको किसी के दबाव नहीं है। दूसरा है समाजवादी शब्द। देखिए समाजवादी, समाजवादी में क्या होगा, सोशलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट। समाजवाद का क्या मतलब है, समानता। समानता एक विचारधारा, एक तरह से समाजवादी समानता की बात करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जिस तरीके से आपको काम करना हो, ये कहीं ना कहीं समानता की बात करता है। ठीक है, तो यही हो समाजवाद। उसके बाद जो आगे आते हैं पंथ निरपेक्ष, यानी सेकुलर।
इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, यानी इसमें क्या होता है कि किसी भी विशेष धर्म के लिए नहीं है, सारे धर्म एक समान है और किसी भी खास धर्म को यहाँ तवज्जो नहीं दी जाएगी। हर देश की, इस देश की कोई भी धर्म हो, सबकी अपनी आज़ादी, अपने तरीके से वो अपना प्रचार कर सकता है, अपने तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है, रह सकता है, इसमें किसी बाहरी धर्म का कोई दबाव नहीं होता है। इसी को बोलते हैं सेकुलर कंट्री। इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई किसी का धर्म नहीं है, सब है, सारे धर्म इंडिपेंडेंट है, किसी धर्म का दूसरे धर्म पे कोई दबाव नहीं है, खुल के रह सकता है, तो इसको बोलते हैं सेकुलर कंट्री। ठीक है, अगला जो टर्म आता है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र किसको बोले हैं, डेमोक्रेटिक। इंडिया डेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, लोगों द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है उसको लोकतंत्र बोलेंगे। लोकतंत्र में यही होता है, लोगों द्वारा चुना गया कोई भी, जैसे इलेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, अपने सांसद को चुनते हैं या विधायक को चुनते हैं, तो ये क्या है, लोकतंत्र में इसकी आज़ादी होती है। ठीक है, और दूसरा है इसके आगे गणराज। गणराज का मतलब हो गया रिपब्लिक। गणराज का मतलब इससे है जिससे कि जैसे लोकतंत्र में क्या हुआ, डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, वहीं गणराज में क्या हुआ है, जनता द्वारा जिसको आप चुन रहे हैं, जैसे सांसद हो गए तो वो प्रतिनिधि हो गए, उनके द्वारा चुना गया हो उसको कहते हैं गणराज। जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, जिसको हम लोग चुनते हैं वो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा हो गए, विधानसभा हो गए, तो इन सारों को मिला करके जो वोटिंग होती है उसके थ्रू जो बनता है उसको कहते हैं गणराज। तो क्या है, हेड होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट क्या हो गए, गणतंत्र का वो सबसे बड़ा हेड हो गए, तो ये हो गया गणराज। तो क्वेश्चन एक बहुत आता है कि जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल देगा कि कौन किसके बाद आता है, तो इनमें से क्या होगा कि पहले ये देगा, कभी इसको इधर कर देगा, इसको उधर कर देगा, तो एग्जैक्टली तभी आप आंसर करेंगे जब आपको प्रियम्बल याद होगा, तभी ये आंसर डील होगा। ये थोड़ा सा टफ बनाता है तब की, बाकी तो जो जेन्युइन जो छोटे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो नॉर्मली यहाँ तक लिमिट रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो लगाता है ये तभी होगा जब आपका प्रियम्बल थोड़ा बहुत याद रहेगा, कम से कम ऊपर का यहाँ तक जरूर याद होना चाहिए। इसके बाद जो बात करता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, यानी सामाजिक जो हमारा समाज में जो मिला हुआ है वहाँ भी हम पूरी तरह समाज में इंडिपेंडेंट है, हमको कोई सामाजिक रूप से किसी का दबाव नहीं झेलना है, आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कोई भी बिजनेस करना चाहे देश के किसी भी कोने में आसानी से हम कहीं भी बिजनेस अपना कर सकते हैं, कोई किसी का कोई रोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है। राजनीतिक वही है, कहीं से भी हम कर सकते हैं, इसकी कोई मतलब कि दबाव नहीं है। ये क्या होगा, आज़ादी हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया कि हम लोग हर काम को करने में आज़ादी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने इसको देखा कि इसमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब आते हैं 42वें संविधान संशोधन के ऊपर। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है 42वें संविधान संशोधन। बयालीस में 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये है अमेंडमेंट। तो इसकी बात करते हैं कि इसमें है क्या है। इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, भी इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी छोटा संविधान भी इसको बोला जाता है। किसको, 42वें संविधान संशोधन में, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें चेंजेज लाया गया। ये कब बना था, ये इसका डेट याद रखा, 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन बना था। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं किसके संदर्भ में, प्रस्तावना के संदर्भ में। तो प्रस्तावना के लिए इसमें क्या किया गया है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो धर्मनिरपेक्ष, पहले समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों टर्म क्या हुआ है, इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। इसको
संविधान में इसको जोड़ा गया, इसको जगह दिया गया। समाजवादी यानी समाज क्या है, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक रूप से आप क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, किसी तरह की आज़ादी है आपको। धर्मनिरपेक्ष जो सेकुलर की हम लोग बात किए कि कोई भी किसी का एग्जैक्टली धर्म नहीं है, बल्कि क्या है, वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, कोई किसी का कोई दबाव नहीं होगा। अखंडता मतलब देश की अखंडता, यानी देश टूटे नहीं, उसको जोड़ के रखना है, यूनाइट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बात की जा रही है 42वें संविधान। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक तो कब किया गया, ये बार बार क्वेश्चन आएगा आपको 1976। दूसरा है कि समाज की कौन क्या क्या जोड़ा गया इसके अनुसार, तो ये तीनों जोड़ा गया है इसमें, तो इसका आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे किसकी बात करेंगे, तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं 3 केस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि प्रस्तावना के बारे में कौन सा केस है, ठीक है। तो एक केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957, ठीक है। ये देखिए केस है जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, फाइल हुआ था 1957 में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, इसमें साफ साफ ये इंडिकेशन किया गया है कि इसमें क्या किस चीज़ की बात है। तो कह रहा है कि प्रस्तावना में जो है न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसमें बोला गया है प्रस्तावना न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी है सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना क्या है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी इसको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय द्वारा प्रस्तावना में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो होगा एज इट इज होगा, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, इसके अनुसार बोला जा रहा है। एक अगला केस आता है, एक और है बेरुबाड़ी वाद 1960 में। ये इसमें कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसमें कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए चेंज नहीं किया जा सकता है, अमेंड नहीं किया जा सकता है, मतलब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रस्तावना जब संविधान का भाग ही नहीं है, वो मानने को तैयार ही नहीं है, तो इसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ये है इसके अनुसार बेरुबाड़ी 1960 में। कभी कभी केस भी पूछ देता है, तो इसलिए इस केस को भी ध्यान में रखना होता है। जो अगला केस आता है केशवानंद भारती बनाम या वर्सेस बनाम केरल राज्य 1973 में इसमें केस हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसका मानना है कि प्रस्तावना में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी मूल जो ढांचा है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा चेंज कर सकते हैं, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, तो संविधान की प्रस्तावना का जो मूल, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व, समाजवाद, ये सब जितना लिखा हुआ है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जो हमने बताया कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद और अखंडता जैसे जोड़ा गया है, उसमें हम लोग कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं या नया ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा मूल जो दिया हुआ है प्रस्तावना, उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस केस में, ठीक है। तो इसमें बेरुबाड़ू में कहा गया कि भाई संविधान का है ही, वो माना ही नहीं, और इसमें कर्म मान तो रहा है, लेकिन तभी इसमें चेंज किया जा सकता है कि मूल स्ट्रक्चर को छोड़ करके अगर कोई और इसमें आता है तब उसमें हम चेंज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रस्तावना का रहा, और इसमें जो भी 2-3 केस की हमने बात किया, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन पूछे गए हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। फिर अगले चैप्टर की बात करें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।